पार्टिकल, आज के जो लेक्चर्स हैं बेटे, आप लोगों ने बहुत ध्यान से ये चीज समझनी है कि आज के जो लेक्चर है ये बीम के बारे में है। बीम आपको पता है ये वो पार्टिकल की का कलेक्शन है, मूविंग पार्टिकल की कलेक्शन, मूविंग पार्टिकल के वो बंचेस जो जिनको हम टारगेट पे हिट करते हैं और फिर हम जो रिजल्ट्स चाहते हैं, जो हम उनका जो ऑब्जेक्टिव होता है वो हासिल करते हैं। जैसे आप लोगों ने किसी न्यूक्लियस को डिसइंटीग्रेट करना है, या आप लोगों ने हीट या एनर्जी हासिल करनी है, या किसी मटेरियल को डिफॉर्म करना है, तो ये वो उस बीम के बारे में बात करेंगे हम। आप लोगों ने बेटे सबसे पहले हम जो, हाँ रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग चल रही है बेटे। आप लोगों ने सबसे पहले बीम जो है आपको पता है ना, बीम पार्टिकल, हम पार्टिकल एक्सेलरेटर से पार्टिकल को एक्सेलरेट करते हैं। एक्सेलरेट करने के बाद फिर हम बीम ऑप्टिक्स को इस्तेमाल करते हुए हम उनको बीम की शक्ल देते हैं और फिर उस बीम को इंटरेक्ट करवाते हैं, कोलाइड करवाते हैं विद सम टारगेट। तो बेटे, लेकिन इन तमाम चीजों से पहले आपको थोड़ा पता होना चाहिए कि पार्टिकल बीम फ्लक्स क्या है, क्योंकि इस फ्लक्स को हम बाद में इस्तेमाल करेंगे। सो यू मस्ट नो अबाउट पार्टिकल बीम फ्लक्स। पार्टिकल बीम फ्लक्स बेटे याद रखना है कि ये नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ बीम, अगर बीम, चलो ऐसे समझ लें बीम आ रही है, आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि बीम जो है वो किसी खास टारगेट की तरफ जा रही है, तो आप उसके सामने एक यूनिट एरिया रख दें। उस यूनिट एरिया में यूनिट टाइम में जितने बीम के पार्टिकल पास करेंगे उसको हम कहेंगे पार्टिकल बीम फ्लक्स। बहुत आसान, कि नंबर ऑफ पार्टिकल passing through a unit area held perpendicular to the direction of beam in a unit time, per unit time is called particle beam flux। आप समझ गए ना बेटे कि कितने पार्टिकल बीम में से यूनिट एरिया से यूनिट टाइम में गुजरेंगे। अगर आप लोगों ने जो यूनिट एरिया रखा हुआ है फॉर कैलकुलेटिंग द पार्टिकल ऑफ बीम, अगर वो परपेंडिकुलर नहीं है बीम के डायरेक्शन के, तो आपको पता है बीम के पार्टिकल सही तरीके से उसमें से पास नहीं होंगे, लिहाजा ये बीम फ्लक्स जो है वो चेंज हो जाएगा। सो एक्यूरेट बीम पार्टिकल बीम फ्लक्स कैलकुलेट करने के लिए यू मस्ट हेल्ड द एरिया परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ बीम, ताकि एरिया परपेंडिकुलर हो और मैक्सिमम पार्टिकल बीम पार्टिकल उसमें से पास कर सकें। तो इस तरीके से बेटे एक तो बात ये है। दूसरा, आप लोगों ने ये देखना है कि एक यूनिट एरिया लेना है और यूनिट टाइम में कैलकुलेट करना है, तो जितने पार्टिकल पास होंगे वो कहलाएगा बीम फ्लक्स। अगर हम बीम पार्टिकल्स की को हम बीम पार्टिकल की तादाद को n से रिप्रेजेंट करें और एरिया जो क्रॉस सेक्शन एरिया जो हमने सामने रखा है उसको हम a कहें और यूनिट टाइम डेल्टा टी हो, तो फिर आपको पता है कि फ्लक्स एफ जो है उसका फार्मूला बनेगा n ओवर a डेल्टा टी। यानी फार्मूले से साफ नजर आ रहा है कि बीम पार्टिकल फ्लक्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स पासिंग थ्रू अ यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। तो यूनिट एरिया में यूनिट टाइम में जितने पार्टिकल पास होंगे बीम के, उन बीम के जितने पार्टिकल पास होंगे उन्हें हम बीम फ्लक्स कहेंगे। सो ये आप लोगों ने इस डेफिनेशन को देख लेना। अब बेटे हम इसी डेफिनेशन को एक सिंपल फॉर्म में लेके आते हैं। तो सिंपल फॉर्म में लाने के लिए हम क्या करेंगे, हम बेटे कुछ इस तरीके से करते हैं कि हम बीम की जो लेंथ जितनी पास होगी क्रॉस सेक्शन एरिया से, उस लेंथ को हम एस कह देते हैं, उसको हम कहते हैं एस। तो एस यानी आप ये समझ लें कि यूनिट टाइम आपने एक सेकंड लिया है, तो एक सेकंड में जो पार्टिकल बीम की लेंथ एरिया से पास होगी उसको हमने कह दिया एस। तो एस से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे तो आप जरा देखिएगा कि ये ए एस बीम की लेंथ, और उस एरिया से जब बीम पास होगी तो जाहिर है जितना एरिया होगा वो बीम का एरिया भी वही होगा, तो एरिया मल्टीप्लाई बाय लेंथ दिस इज इक्वल टू वॉल्यूम। सो वी रिप्लेस दिस ए एस विद वॉल्यूम। अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये लेंथ, बीम की लेंथ ओवर टाइम दिस इज वेलोसिटी, एंड नंबर ऑफ पार्टिकल पर यूनिट वॉल्यूम दिस इज पार्टिकल इंसिडेंट बीम पार्टिकल डेंसिटी, इंसिडेंट बीम पार्टिकल डेंसिटी। तो ये बीम पार्टिकल डेंसिटी हमारे पास आ गई, इंसिडेंट बीम पार्टिकल डेंसिटी, बीम पार्टिकल्स डेंसिटी। तो ये हमारे पास आ गई बीम पार्टिकल डेंसिटी।
अगर आप लोग इसको देखेंगे तो ये एक नया फार्मूला हमारे सामने आ गया, और ये फार्मूला है बेटे, अगर आप लोग देखें तो ये फार्मूला जो है F इज इक्वल टू NIV, यानी पार्टिकल डेंसिटी, बीम पार्टिकल डेंसिटी और वेलोसिटी ऑफ प्रोडक्ट भी फ्लक्स के इक्वल है। नंबर ऑफ पार्टिकल पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम ये भी फ्लक्स, और प्रोडक्ट ऑफ बीम पार्टिकल डेंसिटी और वेलोसिटी ये भी फ्लक्स है। तो ये फ्लक्स के दो हमारे पास बीम पार्टिकल फ्लक्स के दो फार्मूला आ गए। जो सेकंड फार्मूले को देखेंगे, फ्लक्स जो है किस पर डिपेंड करता है, फ्लक्स डिपेंड करता है बीम पार्टिकल डेंसिटी पर और वेलोसिटी पर। अगर पार्टिकल डेंसिटी आप लोग इंक्रीज करते हो तो क्या होगा, पार्टिकल डेंसिटी इंक्रीज करेंगे तो यूनिट एरिया में ज्यादा पार्टिकल पास होंगे, ज्यादा फ्लक्स इंक्रीज हो गया, तो रिलेशन भी यही बता रहा है। और अगर पार्टिकल की स्पीड ज्यादा हुई तो फिर भी फ्लक्स ज्यादा होगा। तो बेटा ये बहुत आसान सा टॉपिक था जो हमने पहला बीम पार्टिकल फ्लक्स देखा। आप लोगों के माइंड में कोई क्वेश्चन आ रहा है इसके बारे में तो यहाँ ही पूछ के इसको खत्म करें। मेरा ख्याल है ये कोई क्वेश्चन होना नहीं चाहिए, लेकिन आप लोगों को आप पूछ सकते हो। अगर आप लोग ये फिगर को देखें तो फिगर में ये एक यूनिट एरिया हमने रखा हुआ है बीम के सामने, तो ये पार्टिकल पास हो रहे हैं, तो यूनिट टाइम में जितने पास होंगे वो इसका बीम पार्टिकल फ्लक्स होगा। कोई क्वेश्चन है बेटे तो पूछ लें, अगर नहीं क्वेश्चन तो हम सेकंड टॉपिक की तरफ चलते हैं। सेकंड टॉपिक की तरफ चलते हैं, कोई क्वेश्चन नहीं तो सेकंड टॉपिक इज ल्यूमिनोसिटी। ल्यूमिनोसिटी 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 क्या है? ल्यूमिनोसिटी आप ये समझ लें कि ल्यूमिनस से निकला है ये वर्ड, और ल्यूमिनस यानी ल्यूमिनिसेंस, ब्राइटनेस। तो ये ब्राइटनेस है, और ब्राइटनेस कैसे प्रोड्यूस होती है, जब बीम पार्टिकल टारगेट से हिट करेंगे तो जितने ज्यादा हीटिंग होगी बीम पार्टिकल की टारगेट के साथ उतनी समय लिमिनोसिटी ज्यादा होगी। या फिर ऐसे समझ लें कि जितने पार्टिकल ज्यादा स्ट्राइक कर रहे हैं, अगर एक पार्टिकल स्ट्राइक करता है टारगेट के साथ तो हम कहेंगे एक इवेंट हुआ, एक इवेंट हो गया। 10 पार्टिकल स्ट्राइक करते हैं तो 10 इवेंट। तो जितने इवेंट ज्यादा होंगे उतनी ही ल्यूमिनिसेंस ज्यादा प्रोड्यूस होगी, तो बीम की ल्यूमिनोसिटी भी ज्यादा होगी। तो ल्यूमिनोसिटी जो है यहाँ, ल्यूमिनोसिटी इज अ फिजिकल क्वांटिटी एंड दैट पार्टिकुलरली यूज्ड टू मेजर द नंबर ऑफ इवेंट्स पर यूनिट टाइम। कितने नंबर ऑफ इंटरेक्शन पर यूनिट टाइम, इसको हम ल्यूमिनोसिटी कहते हैं कि यूनिट टाइम में कितनी इंटरेक्शन हो रही है, यूनिट टाइम में कितनी इंटरेक्शन हो रही है और कितने यूनिट टाइम में कितनी इंटरेक्शन है, उस इंटरेक्शन को हम ल्यूमिनोसिटी कहते हैं। तो ल्यूमिनोसिटी की डिपेंडेंस किन चीजों पर है, इस पर हम डिटेल से बात करते हैं। पहले आप लोग ये देखें, जब बीम जो है इंटरेक्ट करती है तो बीम की इंटरेक्शन जो है ये बीम की ज्योमेट्री पर डिपेंड करती है, नंबर वन। नंबर टू, इट डिपेंड अपॉन द डेंसिटी ऑफ द बीम, एंड नंबर थ्री, डिपेंड अपॉन द एनर्जी ऑफ द बीम। अगर बीम की ज्योमेट्री कुछ इस तरह से है, मतलब वो पार्टिकल न्यूट्रल हैं, पॉजिटिवली चार्ज हैं, नेगेटिवली चार्ज हैं, मैसिव हैं या लाइट पार्टिकल्स हैं, तो उस हिसाब से इनकी ज्योमेट्री बीम की होगी। बीम की डेंसिटी से मुराद नंबर ऑफ बीम पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम, अगर ज्यादा है तो उस हिसाब से एनर्जी भी ज्यादा उनकी होगी और इंटरेक्शन जो है वो ज्यादा होगी। अगर नंबर ऑफ पार्टिकल पर यूनिट वॉल्यूम कम है तो उस हिसाब से इंटरेक्शन कम होगी, और इसी तरह एनर्जी भी। इन तरह के केसेस ये तीन चीजों पर डिपेंड करता है बीम कोलाइडिंग की इंटरेक्शन। और अगर हम ज्यादा एनर्जी हासिल करना चाहते हैं पर यूनिट टाइम हासिल करने के लिए, हमें इन चीजों पर फोकस करना होगा। तो अगर हम एनर्जी ज्यादा चाहते हैं तो इन चीजों पर फोकस करेंगे, इन तीन चीजों पर। और अगर इन तीन चीजों में हम बेहतरी लाते हैं तो इट मीन्स कि हम नंबर ऑफ इवेंट्स या नंबर ऑफ कोलिजन्स पर यूनिट टाइम इंक्रीज कर रहे हैं, तो फिर इसी को हम लुमिनोसिटी कहते हैं। तो हम अल्टीमेटली कहेंगे कि लुमिनोसिटी अल्टीमेटली डिपेंड अपॉन द ज्योमेट्री ऑफ द बीम, डेंसिटी ऑफ द बीम एंड एनर्जी ऑफ द बीम। इसके लिए आप लोग लुमिनोसिटी को थोड़ा समझ गए हैं। लुमिनोसिटी एक्चुअली बीम इंटरेक्शन विद टारगेट या नंबर ऑफ इवेंट्स पर यूनिट टाइम। हम कंसिडर करते हैं ये हमारे पास एक टारगेट है, फिगर में आपको नजर आ रहा है। इस टारगेट के अंदर n2 इज इट्स डेंसिटी, इस पार्टिकल डेंसिटी, नंबर ऑफ पार्टिकल पर यूनिट वॉल्यूम n2, और L इज द लेंथ ऑफ द टारगेट। अब आप जरा गौर करें कि जैसे जैसे पार्टिकल बढ़ेंगे वैसे वैसे पार्टिकल डेंसिटी बढ़ेगी, यानी टू बढ़ेगा, पार्टिकल डेंसिटी बढ़ी, नंबर ऑफ पार्टिकल पर यूनिट वॉल्यूम बढ़े तो इंटरेक्शन भी ज्यादा होगी। और इसी तरह अगर लेंथ बढ़ेगी फिर भी इंटरेक्शन ज्यादा, तो इंटरेक्शन इज प्रोपोर्शनल टू n to l, दोनों के प्रोडक्ट के प्रोपोर्शनल है। और अगर हम इस प्रोपोर्शनैलिटी को खत्म करें तो यहाँ पर हमारे पास सिग्मा आएगा, तो R इज इक्वल टू सिग्मा n to l। सिग्मा इज द
constant quantity and it is the cross section of the target. क्रॉस सेक्शन याद रखना है, ये आपने न्यूक्लियर फिजिक्स में पीछे पढ़ा होगा। क्रॉस सेक्शन एक्चुअली ये वो एक्टिव एरिया होता है जो बीम के सामने मौजूद होता है। बीम जो है जब स्ट्राइक करती है तो टारगेट का कितना एरिया उसके सामने मौजूद है उसको हम कहते हैं क्रॉस सेक्शन एंड इट इज नोटेड बाय सिग्मा। अगर बी टारगेट जो है वो टेढ़ा मेढ़ा रखा हुआ है तो ज़ाहिर एक्टिव एरिया कम होगा और सिग्मा भी कम होगा। लेकिन हम बीम के सामने एक्टिव एरिया रखा है और तो फिर हम कह सकते हैं कि इंटरेक्शन डिपेंड अपॉन क्रॉस सेक्शन which is particular which is constant for particular material। n2 यानी उसके बीम पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम एंड लेंथ भी ज्यादा होगी, ज्यादा थिक टारगेट है तो ज्यादा इंटरेक्शन होंगी। अभी हम इसको देखते हैं कि अब हम रेट फाइंड करना चाहते हैं। तो अगर हम रेट देखना चाहते हैं कि बीम पार्टिकल का इंटरेक्शन का रेट क्या होगा, तो रेट जो है ये इसमें बीम के पार्टिकल भी इन्वॉल्व होंगे। अगर n1 बीम पार्टिकल डेंसिटी है तो फिर रेट ऑफ इंटरेक्शन वो होगा सिग्मा n1 n2 l, यानी बीम के पार्टिकल की डेंसिटी, टारगेट के पार्टिकल की डेंसिटी, टारगेट की लेंथ और क्रॉस सेक्शन इसके प्रोपोर्शनल होगा। अब लिमिनोसिटी पता क्या होती है, मैं आपको बताया था नंबर ऑफ इवेंट्स पर यूनिट क्रॉस सेक्शन पर यूनिट टाइम। अगर आप लोग इस रिलेशन को देखो, ये बहुत अहम बात है। अगर आप यहाँ पर अकॉर्डिंग टू लिमिनोसिटी की डेफिनेशन के मुताबिक इसको कन्वर्ट करें तो ये आएगा डी आर, यानी कुछ इस तरह बनेगा। मैं बना के आपको दिखाता हूँ बेटे। अगर आप लोग देखें तो ये बनेगा अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ लिमिनोसिटी। ये कुछ इस तरह से बनेगा। अगर आप लोग देखें तो ये हमारे पास ये वो चीज बन गई। अगर आप लोग देखें तो डी आर ओवर सिग्मा डी टी, यानी नंबर ऑफ इवेंट्स या रेट ऑफ इवेंट्स पर यूनिट क्रॉस सेक्शन पर यूनिट टाइम, ये चीज बन गई। तो ये यही लिमिनोसिटी मींस कि ये तीन जो फैक्टर हमारे पास नजर आ रहे हैं, ये तीनों इकट्ठे लिमिनोसिटी को शो कर रहे हैं, जाहिर कर रहे हैं। तो क्यों ना हम इसकी जगह एल लिख दें, एल डिनोट लिमिनोसिटी। सो लिमिनोसिटी हम कह सकते हैं लिमिनोसिटी इज इक्वल टू डी आर और सिग्मा डी टी। तो ये एल जो है ये लिमिनोसिटी को जाहिर करता है। और अगर आप लोग यहाँ से यूनिट लिमिनोसिटी को फाइंड करना चाहो तो आर इज द नंबर ऑफ इवेंट, सो इट हैज नो यूनिट, but sigma is the cross section area, sigma is the cross section area or its unit are square centimeter or square meters, dt is the time, its units are per second। so luminosity के यूनिट होंगे पर स्क्वायर सेंटीमीटर पर सेकंड, पर स्क्वायर मीटर पर सेकंड। तो ये लिमिनोसिटी के यूनिट्स होंगे, याद रखना ये लिमिनोसिटी के यूनिट्स हैं। और हम लिमिनोसिटी को कह सकते हैं फिर नंबर ऑफ इवेंट्स पर यूनिट क्रॉस सेक्शन पर यूनिट टाइम, याद रखिएगा बेटा। तो ये लिमिनोसिटी थी। अब हम देखते हैं कि लिमिनोसिटी को हम कैसे इंक्रीज कर सकते हैं। लिमिनोसिटी अगर हम पीक लिमिनोसिटी इंक्रीज करना चाहते हैं तो हमें या तो बीम के अंदर पार्टिकल को इंक्रीज करना होगा, यानी बीम डेंसिटी इंक्रीज करना होगी, या टारगेट और बीम के बंचेस को इंक्रीज करना होगा। बंचेस मीन वो ग्रुप ऑफ क्लस्टर ऑफ सिमिलर पार्टिकल्स इन अ बीम और टारगेट, यानी जैसे क्लस्टर बढ़ेंगे, बाइंडिंग बढ़ेगी, वैसे वैसे क्या होगा, बीम इंटेंसिटी बढ़ेगी और टारगेट इंटेंसिटी बढ़ेगी। और दोनों में जब दोनों की डेंसिटी बढ़ेगी तो इंटरेक्शन भी ज्यादा होंगी। और तीसरा ये है कि या हम बंचेस को मोर ब्राइट करें, मीन के बीम का साइज जो है वो श्रिंक करें। जब बीम ऑप्टिक्स में बीम प्रोड्यूस हो रही होती है तो हम उसको ज्यादा श्रिंक करें तो इस नतीजे में भी लिमिनोसिटी बढ़ेगी। तो दिस इज ऑल अबाउट लिमिनोसिटी। स्टूडेंट, इफ यू हैव एनी क्वेश्चन अबाउट लिमिनोसिटी you may ask about it।
कोलाइडिंग बीम क्या है बेटे? थर्ड है कोलाइडिंग बीम। कोलाइडिंग बीम क्या है? अब ये इसको बहुत ध्यान से समझना होगा बेटे। कोलाइडिंग बीम नाम से आपको पता चल रहा है कि बीम की कोलिजन, बीम का कोलाइड करना, बीम का टकराना, ये है कोलाइडिंग बीम्स। आप लोगों को पता होना चाहिए बेटे, देखो बीम आपने प्रोड्यूस की और उसे टारगेट पर हिट किया, बीम के सामने जो टारगेट है वो स्टैटिक है, रेस्ट में है। तो आप क्या समझते हो, बीम जब जाके टारगेट से हिट करेगी तो क्या बीम की सारी एनर्जी जिस मकसद के लिए आपने हिट करवाया टारगेट के साथ, सारी उसमें कन्वर्ट होगी? आपको सारी की सारी बीम की एनर्जी यूजफुल एनर्जी में कन्वर्जन देगी? ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होगा। इवन आप ये कह लें कि हाफ एनर्जी भी आपको यूजफुल नहीं होगी, बल्कि हाफ से भी कम एनर्जी आपको आप समझेंगे वो यूजफुल है, बाकी जाया हो जाएगी, वेस्ट हो जाएगी। और वेस्ट कैसे होती है? देखो बेटे, बीम आपके स्ट्राइक करेंगे टारगेट के साथ, तो आपका क्या ख्याल है, टारगेट के अंदर से पार्टिकल निकलेंगे, इधर उधर दौड़ेंगे? बिल्कुल जाएंगे। और वो जब पार्टिकल मूव करेंगे तो वो पार्टिकल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी से मूव करेंगे, ज़ाहिर उनके अंदर काइनेटिक एनर्जी, और काइनेटिक एनर्जी कहाँ से आई? उन्होंने बीम से ली है। ज़्यादा बीम की एनर्जी इधर उधर पार्टिकल को मूव करने में उनकी काइनेटिक एनर्जी में वेस्ट हो गई। आप जैसे प्रोटॉन की अगर बीम स्ट्राइक करती है टारगेट के साथ जो रेस्ट में है, तो अगर प्रोटॉन के अंदर 400 गीगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी है, तो 100 गीगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी यूटिलाइज होगी। आप लोगों ने अगर हीट प्रोड्यूस करनी है या फिर डिफॉर्मेशन लानी है या डिसइंटीग्रेशन करनी है, तो बाकी जो एनर्जी वेस्ट हो जाएगी। या अगर हम ऐसे करें, अगर कुछ इस तरीके से करें कि बीम मूव करती हुई आ रही है और जो टारगेट है वो भी मूव करता हुआ आ रहा है, तो दोनों आपस में कोलाइड कर जाए, तो फिर इस सूरत में मेरा ख्याल है मैक्सिमम एनर्जी हम कन्वर्ट कर सकते हैं यूजफुल पर्पस में। यानी आप ये समझ लें कि अगर आप हीट प्रोड्यूस करना चाहते हो बाय कोलिजन ऑफ बीम विद द टारगेट, अगर ऑपोजिट डायरेक्शन मूव करती हुई बीम आएंगी तो ये हमें ज्यादा एनर्जी देंगे। तो अगर टारगेट मूव करता हुआ आ रहा है, टारगेट की बीम की शक्ल में है और हिट करते हैं दोनों, तो सूरत में हमें मैक्सिमम एनर्जी मिलेगी। मसलन अगर प्रोटॉन की बीम 31, बेटा ये बात हो रही थी कोलाइडिंग बीम की, तो मैं ये कह रहा था कि अगर बीम पार्टिकल, यानी जो टारगेट है वो भी बीम की शक्ल में हो और इंसिडेंट पार्टिकल वो भी बीम की शक्ल में हो, तो दोनों मूव करते हुए जब अपोजिट डायरेक्शन में आपको कोलाइड करेंगे, तो उस वक्त में अगर हम हीट प्रोड्यूस करना चाहते हैं, फर्ज करें, तो इस वक्त में हमें मैक्सिमम एनर्जी हीट में कन्वर्ट होती हुई नजर आएगी। यानी अगर आप ये समझ लें कि प्रोटॉन बीम जो है वो 31.4 गीगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी रखती है और वो कोलाइड करती है किसी भी दूसरी प्रोटॉन के साथ, तो उस वक्त में हमें 62.3 गीगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी जो मिलेगी। तो टारगेट को अगर हम बजाय रेस्ट में रखने से, स्टैटिक रखने के, अगर मूव करता हुआ टारगेट जब हिट करता है, तो उस वक्त में हमें मैक्सिमम एनर्जी जो है वो मिलती है बेटे। लेकिन यहाँ पर मिसाइल ये आते हैं कि टारगेट जो है उसको मूव कैसे कराया जाए, ये एक इशू है। इसका आइडिया 1956 में डोनाल्ड डब्ल्यू क्रिस्ट ने दिया था। ये आइडिया कुछ इस तरह था कि उसने स्टोरेज रिंग को इस्तेमाल किया था, सर्कुलेटिंग स्टोरेज रिंग। बेटा आप एक मिनट वेट करें। अगर हम बीम को कोलाइड करना चाहते हैं तो फिर इनको एनर्जी स्टोरेज, बीम स्टोरेज रिंग इस्तेमाल करें कि बीम एक्सेलरेटर से हम एक्सेलरेट करें पार्टिकल को, बीम की शक्ल दें बीम ऑप्टिक्स में, और उसको हम लेके आए स्टोरेज रिंग में, स्टोरेज रिंग में उसे स्टोर करें और फिर इसी तरह दूसरी बीम को एक्सेलरेट करके साथ कोलाइड करवाएं। लेकिन यहाँ बहुत सारे मिसाइल और हैं।
देखो बेटे, अगर तो जो बीम कोलाइड कर रही हैं उन दोनों बीम का अगर इशू ये है कि दोनों बीम की एनर्जी एक जैसी नहीं है, काइनेटिक एनर्जी पार्टिकल की एक जैसी नहीं है, तो मसला वही आ जाएगा जो पार्टिकल स्टैटिक टारगेट के साथ बीम की कोलिजन थी। अगर हम मैक्सिमम एनर्जी आउटपुट लेना चाहते हैं कोलिजन के नतीजे में, तो हमें लाजमी तौर पर दोनों बीम को एक जैसी एनर्जी देना होगी। और एक जैसी एनर्जी उस वक्त आएगी जब दोनों को एक ही एक्सेलरेटर एक ही एक्सेलरेटर से एक्सेलरेट करें और फिर पार्टिकल की नेचर भी एक जैसी हो, यानी उनका मैस भी एक जैसा हो, उनका जो चार्ज है उस वो भी एक जैसा हो। चार्ज की नेचर ऑपोजिट हो सकती है लेकिन उनका मैस लाजमी तौर पर एक जैसा होना चाहिए। इट मीन्स कि अगर आपने बीम की कोलिजन देखनी है या बीम को कोलाइड करवाना है, तो आप लोग एक इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन की कोलिजन करवा सकते हैं, प्रोटॉन और एंटी प्रोटॉन की, न्यूट्रॉन और एंटी न्यूट्रॉन की। तो हर पार्टिकल और उसकी एंटी पार्टिकल की कोलिजन हो सकती है। इस सूरत में ये, या फिर इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन की कोलिजन, प्रोटॉन प्रोटॉन की कोलिजन, न्यूट्रॉन की न्यूट्रॉन के साथ कोलिजन, ऐसे भी हो सकता है। तो इस तरीके से हम बीम की कोलिजन करवा सकते हैं। अब ये कैसे पॉसिबल है, ये बेटे आप याद रखिएगा, अगर तो आप लोगों ने बीम कोलाइडिंग बीम देखनी है या करवानी है सेम चार्ज पार्टिकल की, तो आप उनको दो डिफरेंट सिमिलर इंटेंसिटी वाले जो कोलाइडर हैं, एक्सेलरेटर हैं, उनमें एक्सेलरेट करेंगे और ऑपोजिट डायरेक्शन में लाते हुए उनको स्ट्राइक करवाएंगे, उनको कोलाइड करवाएंगे। लेकिन अगर कोलाइडिंग पार्टिकल जो है उनकी नेचर ऑपोजिट है, यानी एक इलेक्ट्रॉन है और दूसरा पॉजिट्रॉन, या एक प्रोटॉन है और दूसरा एंटी प्रोटॉन, तो उस सूरत में ये होगा कि आप लोग उन्हें एक ही एक्सेलरेटर में एक्सेलरेट करवा सकते हैं। ये बात समझने वाली है। देखो ना, एक्सेलरेटर के अंदर आप मैग्नेटिक फील्ड, परपेंडिकुलरली मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करवाते हो और उस मैग्नेटिक फील्ड के नतीजे में पार्टिकल जो सर्कुलेट करता है। तो अगर फर्ज करें प्रोटॉन और एंटी प्रोटॉन को आप लोग कोलाइड करवाना चाहते हैं, तो एक ही एक्सेलरेटर के अंदर वो अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे, क्योंकि अगर प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल होने की वजह से क्लॉकवाइज सर्कुलेट कर रहा है, तो एंटी प्रोटॉन लाजमी तौर पर एंटी क्लॉकवाइज मूव करेगा। और इस तरीके से, और इलेक्ट्रिक फील्ड का फैक्टर भी इसी तरह ऑपोजिट होगा, लिहाजा ऑपोजिट डायरेक्शन में बिल्कुल एक जैसी काइनेटिक एनर्जी गेन कर लेंगे और इसके नतीजे में जब कोलाइड करेंगे तो हमें मैक्सिमम आउटपुट देंगे। तो बेटे आप लोग और अगर दोनों सेम नेचर रखते हैं, सेम चार्ज रखते हैं, तो उनको डिफरेंट कोलाइडर से, डिफरेंट एक्सेलरेटर से एक्सेलरेट करके कोलाइड करवाएंगे। इस तरीके से आप लोग बीम को कोलाइड करवा सकते हैं, कोलाइड करवा सकते हैं। तो ये आपको फिगर में देखें, नीचे एक कोलाइडर नजर आ रहा है, कोलाइडर कोलिजन डिटेक्टर भी पड़ा हुआ है, और ये कोलाइडर रिंग है, स्टोरेज रिंग। ये प्रोटॉन और एंटी प्रोटॉन को हमने एक्सेलरेट करके एक ही स्टोरेज रिंग में ले आए हैं, यहाँ पर उन्हें एक्सेलरेट करके इकट्ठे देखें एक्सेलरेट हो रहे हैं, लेकिन मूव अपोजिट डायरेक्शन में कर रहे हैं। मसलन आप यहाँ पर देखें तो प्रोटॉन जो है वो अगर मूव करें टुवर्ड राइट, एंटी प्रोटॉन लेफ्ट की तरफ मूव करते हुए ये यहाँ से इनको हम ले आए रिंग में। ये टेवाट्रॉन रिंग जो है, ये वो रिंग है जिसमें अकेले अकेले पार्टिकल मूव करते हुए आपस में स्ट्राइक करते हैं। तो इस तरीके से ये यहाँ पर कोलिजन डिटेक्टर है, यहाँ पर इनकी कोलिजन होगी और हम मैक्सिमम आउटपुट ऑफ एनर्जी हासिल कर लेंगे। तो ये कोलाइडिंग बीम था। आप लोग कोई क्वेश्चन पूछना चाहें तो पूछ लें। कोई क्वेश्चन बेटे पूछना चाहो तो आप पूछ सकते हो।